कैन डिस्कस। कुछ एग्जामिनेशंस डिफिकल्ट होते हैं, हम वो डिस्कस बाद में कर सकते हैं आफ्टर द क्लास या मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। के जैसे कि यूवी प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन, मास एब्डोमेन का एग्जामिनेशन, ट्विन प्रेगनेंसी का एग्जामिनेशन, अनश्योर ऑफ डेट्स का एग्जामिनेशन, और इस तरह के कुछ होते हैं। मैस एब्डोमेन का मतलब यह है कि डिफरेंशिएटिंग मैस फ्रॉम एसाइटीज एंड इस तरह से। तो वो भी हम बाद में, तो इस तरह की कोई भी क्वेरीज हो आप लिखते जाओ और हम एक क्लास और रख लेंगे बिफोर योर एग्जाम, ताकि आपकी हर तरह की क्वेरीज डिस्कस हम कर लें। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन, कोई सिनेरियो, कोई चीज, कोई केस देखा हो, डिस्कस करना हो तो प्लीज बताएं, तो वी कैन डिस्कस, और फिर हम क्लास शुरू करते हैं। हम्म। कोई क्वेरी फिलहाल नहीं है? या बहुत कंफ्यूज हो चुके हो, या बहुत ज्यादा पढ़े हो? आई एम श्योर लाइट तो नहीं ले रहे होगे चीजों को। हम्म। चलो आप बताओ। जी। अच्छा, हमारे प्रेजेंटर आए हुए, आई होप सो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैंने एक केस की हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन लिखा था। कर लो मतलब जरूर। प्रोजेक्ट के। मैडम शुड हम्म। आई स्टार्ट? यस। हाँ जी। जी। माय पेशेंट मिसेस सुरैया, 67 years of सॉरी, एक age। मिनट, जस्ट एक मिनट। आप आज वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है आपका समरी? जी मैडम, राइट। ओवेरियन मास के आपका रिलेटेड है। वॉलंटियर भी किया हुआ है, चलो ठीक है। सो विल बिगिन। मैं आई थॉट कि शायद क्वेरी का कुछ बात करना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। आप बताओ जी। जी मैडम, मिसेस सुरैया, वाइफ ऑफ अजीम, 67 years, para 3 previous SVDs, menopausal for 17 years, a housewife and known diabetic for 25 years, presented with complaint of bloating and early satiety for 6 months and lower abdominal pain for 1 month. She was in her usual state of health 6 months before when she noticed frequent early filling and fullness, which has increased till now. So she cannot eat more than two snacks a day. She has complained of severe crampy, intermittent lower abdominal pain since 1 month, which is associated with urinary frequency and urinary leaking on cuff. She has more frequent complaints of constipation and also complaint of 3 to 4 episodes of hematochezia in past 3 to 4 months. She has history of anorexia and weight loss with loosened dressing. Uh, there is no history of heat and cold intolerance. There is regarding her obstetrical history, her first child was spontaneously conceived 5 years after marriage at the age of 30 years. All children were born at home. No antenatal, intrapartum, and postpartum complication. Average weight and breastfeeding was done. Her menopause was 11 years ago. Previous cycle was regular in 5 by 30. 5 by 35. She has no complaint of vaginal discharge, dyspareunia, or postcoital bleeding. Her pap smear and pap smear was never done, and contraception was never practiced, and HRT never taken. No significant past medical or surgical history. No history of breast, ovarian, endometrial, and colorectal cancer. No history of smoking. No history of low moods, and average life amenities are available. Madam, history complete. हम्म। अच्छा, एक मिनट है जो। अच्छा देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज हमारा अब एग्जाम आ गया सर पे। हार्डली जी 10 डेज रह गए। देखो, एक चीज मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। और मैं आपको अलग अलग इसमें हिस्ट्री बताऊंगी, और फिर हम एग्जामिनेशन अलग डिस्कस कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। हिस्ट्री में बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि यू यू मिस्ड मेनी थिंग्स इन द हिस्ट्री।
ये वो सिनेरियो है, हर दफा मैं कहती हूँ ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आने ही आने, और इसमें हम्म। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, क्योंकि एवरीवन नोज के टॉपिक आने हैं, और मोर देन 80% ऑफ द कैंडिडेट्स इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही प्रिपेयर करके जाएंगे। तो आपको, आप अच्छा करोगे ही तो आपको 60% मिलने हैं, तो बहुत अच्छा करोगे तो 70%। और एक्चुअली जो टॉपिक पता हो कि आना ही आना है, उसमें आपने कवर करना है उन टॉपिक्स को जो कि मुश्किल आएंगे, यानी कि आप ताकि ओवरऑल पास हो सको। ठीक है सो मैडम। हिस्ट्री में बहुत इंप्रूवमेंट थी। वैसे मेरे पास टाइम जरा कम होता है, आई रियली वांट टू टेक योर क्लासेस मोर, ताकि आप लोग की हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। कभी मैं प्लान जरूर करूंगी कंटिन्यूटी में 14 दिन का कोर्स लाइव, ताकि जो आ सके वो आ भी जाए, ताकि आप लोगों को हिस्ट्री एग्जामिनेशन हम वन ऑन वन बैठ के कर सके, क्योंकि हिस्ट्री रियली नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। हिस्ट्री में हमेशा मैं कहती हूँ कि देर इज अ पैटर्न जिसको आप फॉलो करोगे, और वो पैटर्न क्या है? पहले तो अपने HOPI में उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को इलाबोरेट करना। उसके बाद आपने ऑल द रिस्क फैक्टर्स जो कि आपके DD के मुताबिक, इफ यू हैव इन योर माइंड देयर इज एन एक्सेल मैथ्स, तो उसका पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये हुआ, या क्या क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स थे जो वो कर सकती थी, जो उसको इस चीज से बचा सकते हैं, राइट? यानी कि रिस्क हम्म। फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। उसके बाद आपने अब तक उसको क्या डायग्नोसिस पता है, अब तक उसको क्या इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट हो चुकी है इस उस मसले के लिए। फिर यस इस मैम। पेशेंट में क्रॉनिक मसला था डायबिटीज। She is diabetic for जी। 5 years. So you should have started your HOPA as we used to do in MBBS, and we have been doing it throughout our training. कि जो chronic मसला है हम हमेशा उससे शुरू करते हैं कि she is हम्म। known diabetic for last 5 years, and she is on these oral and hypoglycemics. Yeah, she is on insulin. Her blood sugar levels are well controlled with diet and treatment, and she got her recent checkups, or in the last 6 months उसका eye का उसका हार्ट का और किडनी का चेकअप हुआ या नहीं हुआ, जो कि एसोसिएटेड है विद द क्रोनिक डायबिटीज। ऐसे ही है ना? तो ये मेंशन जी करना ठीक है। बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट जस्ट हाँ। स्टार्ट योर हिस्ट्री विद मैथ्स। अच्छा, उसके बाद इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी दैट शी इज हैविंग ब्लॉटेडनेस फॉर द लास्ट 6 months, एंड excuse me, pain abdomen for the last 1 month, right? So जी मैडम। तो 6 मंथ से उसने अब फिर आप अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करोगे 6 मंथ से, बट उसको एलैबोरेट करो। आपकी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉजेस थे, you had to think before you speak, which is not good, number one। number two ये कि आपकी हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स थे। अब मुझे भी नहीं पता ये हेमेटोकेज, एकदम से एग्जामिनर के माइंड में नहीं आता व्हाट डज हेमेटोकेजिया मींस, व्हाट डज हेमोप्टिसिस मींस। you have to use the normal patient language when you are explaining HOPI। उसके अलावा आपने ओ, बीच में कुछ मेडिकल वर्ड्स या थोड़े से स्लैंग्स भी यूज किए, उस तरह नहीं। आपने कीप योर सेल्फ एज सिंपल एज यू कैन, ताकि हम्म। एग्जामिनर जो है ना उसको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो आपका एक भी वर्ड सुनने में। अच्छा, ठीक है मैडम। फिर आपने इसको एलैबोरेट करना है। मतलब आई डोंट नो आपने क्या कहने की कोशिश की थी, शायद आप कहना चाह रहे थे कि उसको कपड़े लूज हो गए हैं, या आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे थे, या टाइट हो गए, समथिंग लूजनड, आप आई मीन लाइक समझ ही नहीं आया आप क्या कह रहे हो। सो ठीक है। और पॉजेस, पॉजेस इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिसकी हिस्ट्री आपके फिंगर टिप्स पे। आपको पता है पेशेंट मास एब्डोमेन के साथ है, हमारे तो ऑर्गन ही तीन है। हमारी फील्ड डिफरेंट है मेडिसिन से, हमारी फील्ड हमारे तो ऑर्गन ही 3 4 है। हमारी तो यूट्रस है, ट्यूब यूट्रस है, एडिनेक्सा है, सर्विक्स है, वजाइना बन। हमें पता है अगर पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आएगी तो वो या तो सर्विक्स या यूट्रस के कंप्लेंट के साथ आएगी। अगर वो ब्लीडिंग नहीं है और उसको मैस है तो वो एडिनेक्सल है। उसके अलावा तो कुछ है नहीं ना। तो आपकी तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जी मैस है और पेन है। ओके, मैस है तो मैंने उसको हिस्ट्री बतानी शुरू करनी है कि 6 महीने उसको पहले फील कैसे हुआ, इट वाज स्मॉलर इन साइज देन इट इंक्रीज्ड इन साइज। अब मैस आ गया तो उसके साथ उसको जाहिर है बाउल सिम्टम्स, ब्लैडर सिम्टम्स हैं या नहीं, उसकी उसको उसको प्रेशर सिम्टम्स जैसे कि लेग स्वेलिंग्स, वेरिकोसिटीज, वो सब कुछ है या नहीं। उसके बाद आप उसका पेन भी होगी। सो पेन को लेके हमें हमें पता होना चाहिए कि पेन है, पेन की ये 4 बातें हमने पूछ ली है। पेन कहाँ से शुरू हुई, इंटेंसिटी लो थी, हाई होती गई, रेडिएशन कहाँ होती है, एसोसिएटेड विद पॉस्चर है कि नहीं है, किसी और चीज से यानी ब्लैडर या बाउल सिम्टम से एसोसिएटेड है या नहीं है, और किस तरीके से पेन ठीक होती है। वी हैव टू रूल आउट। इससे हमारा सारा DD एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि जब आपने प्लॉटेडनेस और पे और मैथ्स की हिस्ट्री ली तो यू हैड इट इन एक्सेल मैथ्स इन योर माइंड, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट
जैसा कि आपने पता नहीं शायद पूछा नहीं, इससे ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री, उससे लिवर की हिस्ट्री, क्योंकि ये साइटीज ऐसी चीज तो नहीं थी। और उसके बाद जब पेन है, तो पेन में हमने इसके ब्लैडर, बावल और मसल को रूल आउट कर दिया, तो इसका मतलब है कि पेन इसकी कहीं हमारे गायनी के ही सिस्टम से रिलेटेड है। और इस वजह से इसको क्योंकि बाकी सारे सिम्टम्स की बाकी सारे सिस्टम्स रूल आउट हो गए। ये करने के बाद नाउ you think that your the diagnosis or the differential diagnosis is going more towards the adnexal mass, then start asking about the risk factors, because she's postmenopausal, your mind is going more towards the malignancy. Start finding out the risk factors कि अब सारे सीए ओवरी के रिस्क फैक्टर्स आपने पूछने। इट्स नॉट लाइक दैट हैप्पैजेडली आपने बाद में कॉन्ट्रासेप्शन की जिक्र कर दिया या पैरिटी का या ब्रेस्ट फीडिंग का कर दिया। आपने इसके सारे रिस्क फैक्टर्स यानी कि फैमिली हिस्ट्री, इसके अपने अंदर सीओ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हिस्ट्री, इसकी कोवलेशन इंडक्शन की हिस्ट्री, इसकी इनफर्टिलिटी के वो सारी हिस्ट्री आपने उसको उन्हीं 1 2 3 करके बोलने। उसके बाद ओके। आपने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में अगेन सीओसीपीज और ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारा कुछ आ जाता है। तो आपने इसको इस तरीके से ही लेके चलना है। इफ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, देन यू विल नेवर पास। आपके 50 से ऊपर मार्क्स नहीं आएंगे इस हिस्ट्री के ऊपर, तो फायदा, जब 50 आएंगे तो कोई और स्टेशन में फिर 80 या 90% लेने पड़ेंगे ना, फिर एग्जाम पास होगा। या कहीं कोई एग्जामिनर को बहुत ही अगर बुरा लगा तो शायद वो आपको 40 दे, ताकि आपके कुछ भी परफॉर्म कर लो और स्टेशन में, ये आप पास ना, क्योंकि ये बनता है उसका देना। क्योंकि इफ यू आर डूइंग यू योर हिस्ट्री पैटर्न शुड बी सच दैट एग्जामिनर को पता चले कि फर्स्ट यू आर ट्राइंग टू रीच योर डायग्नोसिस। नाउ योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैज उसकी उसकी लिस्ट छोटी हो गई है। नाउ यू आर फाइंडिंग आउट द रिस्क फैक्टर्स एंड द, उसके बाद अब तक की ट्रीटमेंट। बीच में आप ठीक है बोल दो, जब आप एचओपीआई या उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके मेटास्टेसिस की हिस्ट्री भी बीच में बोल दो, वेट लॉस, वो सारा कुछ भी ठीक है, लेकिन आपने इस चीज को ले लिया। उसके बाद आप ठीक है पैरिटी और उसके ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री और वो सारी चीजें मेंशन करो, लेकिन डोंट वेट कि आप पैरिटी में या फैमिली हिस्ट्री में जाके सीए उसके रिस्क फैक्टर्स आपने सारे, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए हो, वो आपने एचओपीआई में ही बोलना है, ताकि एग्जामिनर उसको उसी तरीके से रजिस्टर करे। तो ये ओके। इसलिए हिस्ट्री को आपने, गायनी की हिस्ट्री को थोड़ा और टाइम देना है। योर जी स्पीच मैडम। इज गुड, यू आपकी क्लैरिटी है, आपके आपको बोलने का वो कॉन्फिडेंस है, बट यू के आप इसमें पॉजेज नहीं। एक तो आप पॉजेज से लैक ऑफ इंटरेस्ट लगता है, lack of concern वाली फीलिंग आती है, because this exam is not only the exam of your knowledge, it's about your skills and most importantly your attitude, how safe you are, how you are approaching the patient। आप उसके लिए ओके। किस हद तक इजी कर रहे हो उस चीजों को, considering the resources in our country, considering her own circumstances। ये आई थिंक, मैं तो कहूंगी इस वक्त 30% एग्जाम नॉलेज के, बाकी आपके स्किल्स और एटीट्यूड के। क्योंकि नॉलेज आपका असेस हो चुका है रिटर्न में, अब आपके स्किल्स और एटीट्यूड है। और यही सारे, और दिस दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से दैट दिस एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम एमआरसीओजी एग्जाम, बिकॉज इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज, इट्स मोर ऑफ एन एग्जाम ऑफ योर एटीट्यूड इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर ओन कंट्री। ठीक है। और जी एग्जामिनर मैडम। आपको इसी तरह, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी कंसल्टेंट इंशाल्लाह इन योर ओन कंट्री, आप अपने वार्ड्स में जाके खड़े होगे, तो उन वार्ड वाले पेशेंट्स को आपने एमआरसीओजी वाले स्टाइल से नहीं, बल्कि ना ही नॉलेज से, बल्कि आपने अपने एटीट्यूड और स्किल से, और हमारे केस में भी हमने अपनी हिस्ट्री से मैक्सिमम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक जाना है, क्योंकि हमने उस पेशेंट का खर्चा कम से कम कराना है इन्वेस्टिगेशंस में। हम A to Z इन्वेस्टिगेशंस नहीं लिख के दे सकते, ठीक है। तो हमने सब, जी मैडम। चलो शाबाश, अब एग्जामिनेशन बताएं। Madam, a well-oriented old lady sitting comfortably, and she's hemodynamically stable, BMI of 30 kilogram per meter square, no pallid jaundice, cyanosis, or pedal edema, no accessible lymph nodes were palpable. Chest was clear on auscultation, no added sounds or decreased air entry. Circulatory system was unremarkable. On abdominal examination, on inspection, it was protuberant, symmetrical, enlarged, moving with respiration, and central inverted umbilicus.
no prominent vessels, pulsations, discoloration, or no scar mark. Uh, hernial um, hernial orifices were unremarkable, and on superficial palpation was uh, uh, she was not tender on superficial palpation. On deep palpation, um, in the right flank, an irregular 10 into 10 centimeter firm mass with restricted side to side mobility. Um, and were and was with ends up and separate from the overlying skin. No lymph nodes, no inguinal lymph nodes were palpable, and uh, on local examination, the external genitalia appeared normal. On per speculum examination, atrophied vaginal walls with normal looking secretion. Cervix was normal looking. On bimanual examination, uterus atrophied, mid position mobile, non-tender. Left adnexa was clear, and right adnexal mass of 16 into 14 centimeter felt firm with restricted mobility. Uh, uh, Closer to uterus but felt separate from that, and an anal opening appeared normal. No anal fissure or hemorrhoids noticed. That's it, madam. ठीक है। मुझे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में दोबारा से जरा प्लीज आप रिपीट करोगे अपना डीप पेल्पेशन से। Um, on deep palpation, in right flank, and irregular 10 into 10 centimeter firm mass with restricted side to side mobility, and not felt separate from underlying fascia and overlying and but it was felt separate from the skin. Lower limit was not reachable. Maybe I missed it. Or no shifting dullness was positive, and bowel sound was positive, and there was no bruit on the mass. That is also missed, madam, मैं बताते हुए. और And there was बाकी no का palpable एब्डोमिनल inguinal. There was no palpable inguinal lymph nodes. And madam, I missed the visceromegaly पे comment करना. तो अभी कर दो ना, मैंने तो दोबारा आपसे क्या करें। ठीक है। जी मैडम, there was no और visceromegaly. और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। Percussion में मैडम. हाँ। Madam, it was dull percussion note all over the mass, and हम्म, shifting dullness was positive. Um, uh, मैडम आप फिर फुल फ्लूइड थ्रिल शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव है तो फ्लूइड थ्रिल तो करेंगे मैडम। जब शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ग्रॉस साइटीज नहीं है, बट बताती हूँ। और बताओ, ठीक है। सो नहीं। अच्छा, अब देखो, आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में 10 into 10 सेंटीमीटर का है, तो विजाइनल एग्जामिनेशन में क्या साइज बोला है? ये मैडम वजाइनल में 16 into 14 सेंटीमीटर बोला है। साइज बदल कैसे गया? मैथ्स तो जी। वही है। जी अच्छा मैडम। देखो, मेरी बात सुनो, दो तीन चीजें, कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जामिनेशन वाज नॉट अप टू द मार्क, वही बात है। आई थिंक आपका पता चल रहा होता है, आप सभी अच्छी जब बताते हो बातें, वो यू नो यू आर गुड एट हिस्ट्री, बट अगेन बहुत सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच में बड़ी मैटर कर रही होती हैं, और वो क्या है, मैथ्स एब्डोमेन का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं में। मैंने आपको कहा, हमारी तो तीन चार ही चीजें हैं, उन्हीं का ही एग्जामिनेशन ऐसा ब्यूटीफुल होना चाहिए कि पता चले कि यू डोंट नीड एन अल्ट्रासाउंड इवन, इतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी हो। सो यू डिड abdominal examination, your inspection was good. Frankly, general physical examination was okay. You forgot to talk because there is a mass you're talking about in history. So definitely you will check for the pedal edema. You will definitely check for the varicosities on legs. So you should have, commented on that. अब हम बात ज्यादा फोकस्ड करते हैं, उसकी वजह ये है कि अब 10-10 मिनट के स्टेशन हैं, और घंटे घंटे का है नहीं, इसलिए ठीक है। इफ यू सेड दैट सर्कुलेटरी एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल एंड ऑल दैट, अदरवाइज ऑब्वियसली इस पे भी हमने पूरा कमेंट करना होता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, योर इंस्पेक्शन वाज ओके, बट पैल्पेशन में सुपरफिशियल पैल्पेशन वाज ओके। डीप पैल्पेशन में पहले विस्ट्रोमेगैली पे कमेंट कर दो, उसके बाद जब आप उसके मैथ्स के ऊपर करना शुरू हुए हो, तो याद रख लो कि एग्जामिनर के कान खड़े हो गए, बिकॉज अब एग्जामिनर वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुन रहे हो। मैथ्स का एग्जामिनेशन आप उसी तरह बोलो जैसे हम एमबीबीएस के फाइनल ईयर से करते आ रहे हैं।
कि approximately, for example, you said 10 into 10 centimeter size, felt separately, or the lower limit is reachable or not reachable. उसके बाद मोबिलिटी पे कमेंट, इतना डिटेल, अंडरलाइंग फेशिया, अंडरलाइंग स्किन, ये अनइम्पॉर्टेंट बातें बोल के आप अपनी इंपॉर्टेंट बातों को भी मास्क कर देते हो। तो आपने ये बातें नहीं बोलनी, इंस्टेड आप बोलो मोबिलिटी पे कमेंट करो, उसके कॉन्टूर पे कमेंट कर लो, ओवरलाइंग स्किन पे कर लो, सरफेस पे कर लो, टेम्परेचर पे कर लो। ब्रूजेस या वो ब्रूई, आई डोंट नो, वो तो इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मैथ्स। हाउएवर आप उसका जो है लेकिन उसकी टेंडरनेस पे करोगे ये सारी, यानी कि उसका साइड, साइज, शेप, सरफेस, टेंडरनेस, मोबिलिटी, ये सब चीजें मैटर कर रही है। ओवरलाइंग स्किन का कलर और टेम्परेचर वो मैटर करेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। और वेन एवर यू डू पेल्विक एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली वो पेल्विक एग्जामिनेशन हमारे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को रीइंफोर्स करता है। अगर आप पेल्विक एग्जामिनेशन पे अपना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ही चेंज कर दोगे, तो वो आप खुद एग्जामिनर से कहोगे कि मैंने गलत किया था एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, विच इज रॉन्ग। So always remember, whenever you are doing abdominal examination, you do inspection, you do superficial palpation, you do deep palpation, you do percussion. Auscultation हमारे फील्ड में हम नहीं करते, we don't need to. So when you do percussion, परकशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परकशन का ये कॉन्सेप्ट है कि when shifting dullness is present, which means that you are telling the examiner that your patient is having fluid in the abdomen. When there is fluid in the abdomen, then definitely you will check for the fluid thrill also. ओके When मैडम। shifting dullness is present, if you say that shifting dullness is absent, or if you're saying that there are no signs of presence of fluid in the abdomen, then you don't need to talk about the percussion, about the fluid thrill. So whenever shifting dullness is present, fluid thrill has to be checked. However, fluid thrill will be only positive in case of massive ascites or a very huge, mass with a lot of fluid. ठीक है। ओके तो मैडम। आपने अब इन सारी चीजों को चेक करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। सो सुपरफिशियल पैल्पेशन, सुपरफिशियली आप एस शेप में चेक करते हो, कीपिंग योर आईज और ऑन द फेस ऑफ द एब्डोमेन, ऑन द फेस ऑफ द पेशेंट, ताकि आप ये देखते रहो कि उसको टेंडरनेस तो नहीं है, यानी सुपरफिशियल टेंडरनेस तो नहीं है। तो फिर आप यही पैल्पेशन इसी एस पैटर्न में डीप पैल्पेशन करते हो, कीपिंग योर आई ऑन द फेस ऑफ द पेशेंट, ताकि डीप टेंडरनेस का अंदाजा हो सके। उसके बाद आप उसकी विस्ट्रोमेगैली चेक कर लोगे, जितनी आती है कर लो। हमारे लिए विस्ट्रोमेगैली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस आपने सिर्फ एक ये देखना है कि हमें पता है ये लिवर कैसे चेक करते हैं, अब स्क्रीन के पीछे ही ना पड़ जाना। सो वो जल्दी जल्दी। उसके बाद जब आपने डीप पैल्पेशन की, तो आपको पता चल गया कि देयर इज अ मैस। आपने उस मैस का फाइंड आउट किया साइज। नॉर्मली if you are not able to find the lower limit, then you just talk in terms of approximately करके हम बात करते हैं। क्योंकि जब लोअर लिमिट, सॉरी, व्हेन यू आर फाइंडिंग द लोअर लिमिट, राइट, उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई बोनी लैंडमार्क नहीं है उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि अगर लोअर लिमिट रीचेबल है, तो आप एक साइड से उससे दबाओगे तो डेफिनेटली दूसरी तरफ को हल्का सा तो मूव करेगा, तो उसकी मेजरमेंट खराब हो सकती है। सो इफ यू आर सेइंग लाइक 10 into 10 centimeters, you say approximately. बट इफ लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, या जैसे कि यूट्रस का साइज होता है, यूट्राइन मैस होता है, तो प्यूबिक सिम्फिसिस, नीचे से हम प्यूबिक सिम्फिसिस से मेजरिंग टेप रख के साइज मेजर करते हैं, और हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ 20 वीक्स, 20 सेंटीमीटर्स या 24 सेंटीमीटर्स। उसका मतलब ये होता है कि लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, और आपके पास एक बोनी लैंडमार्क यानी सिम्फिसिस प्यूबिस है जिससे आपने साइज मेजर किया है। तो आपने इसको साइज को इस तरीके से कमेंट करना है। कई दफा ओवेरियन मास जो होता है, जिसके अंदर लोअर लिमिट इज रीचेबल, उसमें हम कई दफा यू डोंट इवन नीड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ लाइक 10 सेंटीमीटर्स या 8 सेंटीमीटर्स या कुछ ऐसा। आप बस इस तरीके से फिर बात करते हो कि ये जो मैस है, इट्स अ टेनिस बॉल साइज्ड मैस, या 10 into 10 सेंटीमीटर्स ह्यूज मैस, तो आप सेंटीमीटर्स में ही बोल दो, वरना आप किसी चीज से वो करके भी बोलो तो पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपको कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई बोनी लैंडमार्क नहीं है, तो आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ओके हालांकि मैडम। जहां पे आपकी लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, वहां हम प्यूबिक सिम्फिसिस के ऊपर मेजरिंग टेप रख के एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं, एंड वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ द एग्जैक्ट इतने सेंटीमीटर्स एंड। तो ये एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद आपने इसकी टेंडरनेस तो देख ली थी, साइट देख लिया, साइज देख लिया, ओवरलाइंग स्किन देख ली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड कलर।
और उसके बाद आपने इसकी कंसिस्टेंसी देखी, वेदर इट्स फर्म और इट्स सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी। मोस्टली हमें फर्म ही लगते हैं डिनेक्सल मैसेज। तो और फिर आपने इसकी मोबिलिटी देख ली, ठीक है। और अगर आप इफ यू वांट टू कमेंट अबाउट द शेप और द कॉन्टूर तो वो भी आप कर सकते हो। फिर जब आपने फिर परकशन कर ली, परकशन में आपने शिफ्टिंग डलनेस देख ली और फ्लूइड थ्रिल चेक कर लिया इफ नीडेड। फिर जब बाय मैनुअल कर रहे हो तो इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा वजाइना करके आपने सर्विक्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन, सर्विक्स पे कमेंट, पेप्समेयर, एनी डिस्चार्ज और एनीथिंग। उसके बाद आपने जब बाय मैनुअल किया तो बाय मैनुअल के अंदर आपने वही फाइंडिंग्स रिपीट करनी है जो आपने एब्डोमेन में बोली। या और लेकिन ये नहीं बोल देना कि सेम फाइंडिंग एज फाउंड इन एब्डोमेन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, बल्कि आपने दोबारा से वो सारी फाइंडिंग्स बोलनी है, ताकि अगर कोई एग्जामिनर जिसने मिस किया हो एब्डोमेन पे आपकी फाइंडिंग्स को, तो वो फिर आपका पेल्विक को भी दोबारा सुन के उसे पता चल जाएगा कि इसको पता है कि ये मैथ्स क्या है और किसको डिस्क्राइब कर रहा है कैंडिडेट। तो जब आप बाय मैनुअल करोगे, यू टॉक अबाउट यूट्रस, यूट्रस का साइट, उसकी एंटीवर्टेड यूट्रोवर्टेड वो सारा कुछ। और फिर आप उसका यूट्रस की मोबिलिटी, टेंडरनेस, देन यू विल कमेंट अबाउट द एडिनेक्सा। इफ यू think that the left side is free of any वो एडिनेक्सा क्लियर है लेफ्ट साइड का, तो फिर बोलोगे और राइट साइड पे मैच दोबारा डिस्क्राइब करोगे। हाउ एवर, अगर आपने एब्डोमेन के ऊपर कमेंट किया था कि शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट है, तो फिर आपका लेफ्ट एडिनेक्सा भी क्लियर नहीं होगा। लेफ्ट हम्म। एडिनेक्सा या बोथ एडिनेक्सा क्लियर होने का मतलब ये है कि एब्डोमेन में ना तो कोई मैस था, ना ही कोई फ्लूइड था एडिनेक्सा में। अगर आप किसी एडिनेक्सा में फुलनेस बोलते हो या फिर एब्डोमेन में अगर आपने शिफ्टिंग डलनेस बोली है, तो डेफिनेटली फिर लेफ्ट एडिनेक्सा में भी फुलनेस मिलेगी और राइट एडिनेक्सा में आपको वो मैस मिलेगा जो आपने एब्डोमेन में एक्सप्लेन किया। सो ऑलवेज रिमेंबर देयर हैज टू बी अ कोरिलेशन बिटवीन योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड पेल्विक एग्जामिनेशन। जस्ट ठीक है मैडम। ओके, सो सॉरी। सो आई वाज टेलिंग यू, ठीक है। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन का आइडिया हो गया कि आपका एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन आपस में कोरिलेट होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से पीपल डोंट पास इन एग्जामिनेशन और उनको समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए फॉर द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इफ यू आर चेकिंग fluid thrill and you are commenting that there is fluid, then you should comment on the क्या कहते हैं fluid thrill also। अगर shifting dullness present है, अगर shifting dullness ही negative and somebody talks about fluid thrill, तो it like ये फिर बहुत फनी लगता है एक्चुअली। Then when you are doing pelvic examination, your concept about the adnexal examination should be very clear. When you say that the adnex are clear, तो ये मैसेज कम कन्वे हो रहा है एग्जामिनर को कि आपका जो है ये जो एटिनेक्सा है इसमें ना तो मैस है ना फ्लूइड है, विच मीन्स कि एब्डोमेन में कुछ फ्लूइड नहीं है। उधर आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में बोला था फ्लूइड थ्रिल प्रेजेंट, और इधर पेल्विक एग्जामिनेशन में बोल दिया एटिनेक्सा क्लेम। तो इस इधर ही फेल, बिकॉज एग्जामिनर को समझ आ गया है कि यू हैव नो आइडिया इन द वर्ल्ड कि एटिनेक्सा क्लियर का क्या मतलब है। और ऑलवेज रिमेंबर दिस पेल्विक एग्जामिनेशन इज वन थिंग जो हम पिछले 4 सालों से करते आ रहे हैं, और इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी गायनोकोलॉजिस्ट कि उसका हर कॉन्सेप्ट
for the pelvic examination should be clear. When a candidate is talking about a pelvic examination and talking about uterus, then it is expected that you are going to talk about the size of the uterus, the anteversion, retroversion, the the tenderness and mobility. ये चार फीचर्स आपसे सुनने हैं एग्जामिनर को, ताकि उन्हें पता चले कि एग्जैक्टली आपको पता है कि व्हेन यू आर डूइंग बाय मैनुअल व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द यूट्रस. यूट्रस हो गया, एडिनेक्सा. इफ यू से दैट देयर इज फुलनेस इन एडिनेक्सा, which means that either there is a mass or there is fluid. ऐसी तो नहीं फुलनेस हो गई ना. तो इसी अगर आपने एब्डोमेन में फ्लूइड का जिक्र कर दिया तो डेफिनेटली लेफ्ट एडिनेक्सा भी इसका फुलनेस वाला होगा, लेकिन राइट में आपको फिर मैस मिलेगा, और उस मैस को फिर आपने एग्जैक्टली वही डिस्क्राइब करने हैं फीचर्स जो आपने किए थे डिस्क्राइब उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में. सो योर बोथ एग्जामिनेशन शुड मेक सेंस एंड शुड कोरिलेट, ताकि पता चले कि एक ही पेशेंट की बात हो रही है. तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा. किसी ने कोई कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज बताएं. किसी ने कहा मैथ्स का साइज सेंटीमीटर्स में या उसमें वीक्स में. इफ द लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, यू कैन इवन टॉक इन टर्म्स ऑफ वीक्स, दैट्स ओके. गाइनी में वीक्स का मतलब सेंटीमीटर्स ही हो जाता है, बट इफ लोअर लिमिट इज रीचेबल, मैथ्स का लोअर लिमिट रीचेबल है, देन यू कैन नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ वीक्स, देन यू विल टॉक इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स, क्योंकि बोनी लैंडमार्क नहीं है. ठीक हो क्या? जी मैडम। फिर उसके बाद जब आप परकशन कर रहे हो, तो बिकॉज इट्स अ ह्यूज मैस, जब आपने उसको एग्जामिन किया, आप अपने यू यूजिंग योर हैंड्स टू एग्जामिन द पेशेंट, तो एट द सेम टाइम आप उसके बॉर्डर्स जब डिफाइन कर लेते हो, तो आपने बॉर्डर्स को मजीद डिफाइन करने के लिए मैथ्स की खुद भी तो परकशन नोट चेक करना होता है. कई दफा अगर वो सॉलिड है तो आप उसके ऊपर डल परकशन नोट चेक करते हो. कई दफा अगर वो बहुत सॉफ्ट है या बहुत फ्लूइड वाला है, तो आप उसका वो चेक करते हो, क्या से कहते हैं, फिर रेजोनेंट परकशन नोट का पता चलता है. अच्छा, एक चीज और, देन देयर इज अ पेशेंट जो कि रेयर है, होते हैं, आ सकता है एग्जाम में, रेयर है, इतना ह्यूज ओवेरियन सिस्ट है कि पूरे एब्डोमेन में फैली हुई है. देन हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसाइटिस एंड दिस mass? मैडम परकस करके। वेरी गुड. एक तो परकस करके, दूसरा शिफ्टिंग डलनेस है. ठीक है मैम। ओके। ठीक है ना? बिल्कुल थैंक यू। गुड. ये और सवाल, मैम, ये जवाब. मैम ग्रॉस असाइटीज हो, ग्रॉस एब्डोमिनल डिस्टेंशन असाइटीज की वजह से हो, तो उसमें मैम मास की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? मतलब नहीं उसमें होगा तो। ना, उसमें तो आपको मैथ्स फील नहीं होगा, उसमें तो सिर्फ आपको एसआईटीज मिलेगी. यस मैम, फिर उसमें सिर्फ परकशन करेंगे मैम? आप पहले डीप टेंडरनेस करोगे, आपको डीप टेंडरनेस में मैथ्स तो फील नहीं होगा बिकॉज ऑफ क्रॉस एसआईटीज, और फिर आप परकशन करोगे. फिर उसमें मैम पेल्विक एग्जामिनेशन में वहां पे मतलब वहां पे भी जाहिर है नहीं पता चलेगा, मास का बाय पता नहीं मैनुअल पे भी चलेगा। आपको सिर्फ फ्लूइड फुलनेस मिलेगी, दोनों एग्जाम. यस मैम, ओके। मैडम जैसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फुलनेस अगर है, ऑब्वियसली शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव है और फुलनेस, तो उसे क्या मतलब हम फिर इलेबोरेट करने के लिए कह सकते हैं कि बट देयर इज नो मैस फेल्ट, फुलनेस है बट नहीं, मैस नहीं, इसका। आपने मैथ्स में उसका फिर वर्ड ही नहीं बोलना, बस ठीक है। एसआईटीज की बात करनी है. क्योंकि जी फिर मैम। डिस्कशन होगी ना कि एसआईटीज किस किस वजह से हो गई. स्कैन की रिपोर्ट वो शायद फौरन नहीं देंगे, और फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे कि एसआईटीज किस किस वजह से होगी, और फिर बात ओवेरियन मैस पे आएगी. क्योंकि हो सकता है वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो, मैस हुई ना कुछ और हो. और फिर जी। लेकिन अगर किसी का बहुत अच्छा हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो, तो एग्जामिनर भी आपको बिल्कुल स्मूथ लेके जाते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग भी दे देते हैं, या कोई ना कोई ट्यूमर मार्कर दे देते हैं. दे ऑल्सो स्टार्ट गिविंग यू हिंट्स. सो योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन योर एग्जाम, वेरी जी। इंपॉर्टेंट. मैम ठीक है. इसमें डीडी सिरोसिस ऑफ लिवर भी कह सकते हैं ना, अगर असाइटीज हो पेशेंट को तो? बात कर लो लिवर की, हाँ. अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन जी समरी. मैडम इन्वेस्टिगेशन में जो है जनरल एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, जनरल इन्वेस्टिगेशंस में मैडम ब्लड ग्रुप मैम एंड कैसे आरएच। कहना चाह रहे हो, और जनरल तो नहीं बेसिक? मैडम आवाज नहीं आ रही। बेसमेंट इन्वेस्टिगेशन कह किसी ने सकते हैं। क्वेश्चन किया हुआ है, इसके अंदर के कौन सा क्वाड्रेंट बताएंगे?
आई थिंक देखो हमारे लिए आप जो मर्जी क्वाड्रेंट जिस जगह पर है, इफ यू वांट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ आइलियक फॉसा, राइट आइलियक फॉसा, वो बोल दो। हाइपोकॉन्ड्रियम वो बोल दो। एपिगेस्ट्रियम, आपको अगर सारे क्वाड्रेंट्स के नाम वैसे आने चाहिए तो और आसान है, लेकिन आप सिंपल वर्ड्स में भी बोल सकते हो। आपने एग्जामिनर को कन्वे करना है कि आपको मिला किधर। ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जी समझिए। जब बेसलाइन और स्पेसिफिक जी। जी मैडम, बेस लाइंस में ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, कंप्लीट हम्म, ब्लड काउंट मैं आपको फॉर बताती जाती हूँ, बी पॉजिटिव है और क्या। complete blood count for HB, TLC, and platelet count, and ESR with 11 है ESR. जी। HB11 है, और क्या चाहिए आपको। TLC मैडम। वो नॉर्मल है, बाकी सारा कुछ जी ठीक है मैडम, ESR भी नॉर्मल है। पता नहीं है, असर दिया ही नहीं हुआ। मैडम BSR, ब्लड शुगर रैंडम, as she is 92। diabetic. जी 92। मैडम। Midstream urine for biochemistry and microscopy. 6 to 8 passes। ठीक है मैडम। And मैडम hemoglobin A1C as she is diabetic. HbA1c नॉट अवेलेबल। जी मैडम। मैडम वायरल मार्कर्स हेपेटाइटिस बी, एंटी HCV एंटीबॉडीज एंड HIV। वो सब नेगेटिव है। जी मैडम, नाउ आई विल मैडम दैट completes my general investigations, um, but I will also like madam ECG, as if I take, if the patient goes for the surgery, then I will need ECG and chest X-ray for the meds and for the surgical purposes, anesthesia fitness as well. और uh, मैडम ये जनरल इन्वेस्टिगेशंस तो दैट यहाँ पे कंप्लीट समय कंप्लीट जनरल है मैडम। जनरल ना बोले, जो टर्मिनोलॉजी है जो हर एक के जहन में, वही बोले। मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट होंगे। आपकी टर्मिनोलॉजी, यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी आपने ठीक वर्ड्स यूज करने हैं। बेस लाइन होगी, आगे बेस बोलते लाइन। जाना जी सबरीन। मैडम। टाइम मैडम नहीं होता जनरल इधर। मैडम, जी मैडम एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड फॉर for for uterine and adnexal pathology, or ascites, or comment with comment on the viscera as well, and also the Doppler flow of the mass. अच्छा, और मैडम CA 125। ठीक है, और Madam, see, as the case is going toward the malignancy, but after on the abdominopelvic ultrasound report, after that I will ask for the CT. ठीक But है, also, और or madam, I will also want LFT, liver function test, and renal function tests as well. ठीक है, और कुछ। Mm, बस ठीक मैडम है, डॉपलर। और किसी ने कुछ ऐड करना है, बता दें। हम अदर ट्यूमर भी देखेंगे, ठीक है, प्रोटीन एंड LDH। ठीक है, और कुछ। अच्छा, सो मैडम द थिंग इज, अल्ट्रासाउंड पे रीनल स्टेटस और हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए भी चेक करेंगे अगर क्या यूज चीज, में ऐसा। सॉरी, क्या मैडम चीज। अल्ट्रासाउंड पे रीनल स्टेटस भी देखेंगे और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी। ठीक है। सो देखो, द थिंग इज कि बात यह है कि समरीन को टेस्ट तो सारे पता थे। एट द एंड उसने सारे मांग लिए, लेकिन इस तरह से मांगने पे पास नहीं होना। उसकी वजह यह है कि यू हैव टू बी वेरी क्विक, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। एक दफा ब्लड के टेस्ट मांग लिए तो ब्लड के मांग लिए सारे। अल्ट्रासाउंड इतना खूबसूरत तरीके से मांगो कि एग्जामिनर कहे कि इस यही शी इज द वन हु शुड पास टुडे। यही एक सारे कैंडिडेट में कैंडिडेट है जो डिजर्व करती है कि यही पास हो। क्योंकि अल्ट्रासाउंड पेल्विस, इन केस ऑफ अ पेल्विक मैस, हमारी तो फील्ड ही है। मेडिसिन में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, शायद उनको लिवर का मांगना ही, वो तो उसमें चलो चल जाता है कि बंदा कहे कि लिवर के लिए मैं एको टेक्सचर देखूंगी और ये वो। हमारी तो 4 तो ऑर्गन है, उसको आपने इतना खूबसूरत तरीके से मांगना है कि पता चले कि गायनोकोलॉजिस्ट मांग रहा है, कोई फिजिशियन नहीं मांग रहा है इसका अल्ट्रासाउंड। इसलिए इस चीज में फर्क पता चले, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट के जहन में वो DD है जो इस मैथ को लेके हो सकता है।
ठीक है। जैसे कि जी आपने मैडम। कहा कि टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी जा रहा है, विच मीन्स कि आपका दिमाग एज अ गायनोकोलॉजिस्ट चल रहा है। तो व्हाई यू देर नॉट टॉकिंग लाइक यू नो लाइक अ स्पेशलिस्ट। आप एक जनरल फिजिशियन की तरह रिपोर्ट्स मांग रहे हो कि चलो ये भी करा ले, ये भी करा ले, चेस्ट एक्स, यानी देखो जब आप एग्जाम में बैठ के मांगोगे ना, मैंने आपसे ये कहा कि ये आपकी स्किल्स और एटीट्यूड का बहुत ज्यादा एग्जाम है। इट इज गोइंग टू शो द एग्जामिनर कि आपके लिए क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज पहले मांगोगे वो चीज आप पता चलेगा, और जिस सीक्वेंस में मांगोगे वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि हर जी बंदा, मैडम। आप अपनी जगह पे किसी फिजिशियन को बिठा के देख लो, वो भी यही टेस्ट मांग लेगा, इसी तरह ही मांगेगा, कभी CA 1 to 5, कभी LFT, कभी HbA1c, कभी RFT, कभी नो। यार आगे चलो ना बात। अब अगर आपको शुगर लेवल दे दिया है तो HbA1c से क्या पिछले 3 महीने की शुगर आप कंट्रोल, ESR से आपको क्या पता चल रहा है जो आप ESR के पीछे लग गए। मतलब बी क्विक, बी विजिलेंट, आपको जो चीजें चाहिए उसके पीछे लग के दिखा। अच्छा, जी ठीक उसके है पीछे मैडम। आप पढ़े ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नॉन गायनोकोलॉजिस्ट कोई जीपी मेरे सामने बैठा हुआ है और वो मेरे से इन्वेस्टिगेशन मांग रहा है। तो फिर जीपी को तो मैं FCPS गायने की डिग्री नहीं ना अलाउ कर सकती, तो एग्जामिनर तो यही करे, बिकॉज एग्जामिनर्स के याद रखना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे कैन नॉट जस्ट पास यू, दे हैव टू, उन्होंने ऐसा डॉक्टर पास करना है जिसने कल को जाके रेफर्ड केसेस को भी ट्रीट करना। ठीक है ना। सॉरी। जी मैडम। सो योर your approach and the way you are asking the investigations is everything which is going to decide. तो जब आपने बेसलाइन मांगी, आई डोंट नो व्हाट डज जनरल इन्वेस्टिगेशंस मीन, हम मैंने कभी ये टर्म नहीं यूज की ना सुनी। सो बेसलाइन अगर यूज करनी है, well, तो बेसलाइन बोलने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बोलो। अगर सारी इन्वेस्टिगेशंस ही किसी ने मांगी है तो आप फौरन बोलो कि मुझे ब्लड ग्रुप चाहिए, मुझे CBC चाहिए, स्पेशली फॉर HB एंड प्लेटलेट काउंट, TLC भी बोल दो बेशक। उसके बाद हेपेटाइटिस BC, सरफेस एंटीजन एंड HIV स्क्रीनिंग चाहिए। और उसके बाद मुझे यूरिन कंप्लीट चाहिए। यूरिन कंप्लीट में अगर पसल्स नॉर्मल आ गए ठीक है, वरना वही यूरिन कल्चर मांग लो। और ब्लड शुगर रैंडम अगर आपने मांगी तो इनफ, वेल एंड गुड इनफ, क्योंकि बेशक उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर वही ठीक आ गई है, नहीं तो हम जाहिर है उसके ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ द डे मांगेंगे इंस्टेड ऑफ HbA1c। क्योंकि हाँ, अब की अगर शुगर लेवल ठीक है तो ठीक है, वरना जब सर्जरी प्लान करेंगे तो उसके 6 लेवल्स है, जितने भी 2-3 लेवल्स मांग लेंगे ताकि उसके वो लेवल्स ठीक हो, तो फिर हम उसकी इंसुलिन सेट करके तो हम सर्जरी करें। वरना अगर इस वक्त के लिए ब्लड शुगर रैंडम ही ठीक देती है तो ठीक है। तो नॉनसेंस किस्म की इन्वेस्टिगेशन, HbA1c, ESR पे आपने टाइम वेस्ट किया, लगा जैसे कोई फिजिशियन बैठे मेरे सामने। उसके बाद ओके बिकॉज शी मैडम। इज क्रॉनिक डायबिटिक। अच्छा, साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के यू आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू गिव जस्टिफिकेशन। आप जस्टिफिकेशन दे रहे थे अगर सर्जरी हुई तो मैं एक्सरे कराऊंगी, अब ये बिल्कुल नहीं करना, आपने बस इन्वेस्टिगेशन मांगनी है। ठीक है। ओके मैडम। तो फिर एग्जामिनर का काम है कि अगर उसे कोई चीज गलत लगी है तो आपसे जस्टिफिकेशन मांगे कि आपने एक्सरे क्यों कराया, आपने HbA1c क्यों कराया, आपने ये क्यों कराया, क्यों कराया। ओके वरना मैडम। आपने जब इन्वेस्टिगेशन मांगने का टाइम आया तो आपने सिर्फ वो मांगनी है। उसकी वजह ओके। ये है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक और व्हेन यू आर डूइंग योर राउंड, आपने सिर्फ ये ऑर्डर देना होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन करानी है, आप साथ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हो कि क्योंकि ठीक है ये मैडम। मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है तो मैं ये करूंगी, क्योंकि ये होगा तो ये। दिस इज वेरी वेरी इरिटेटिंग। ठीक है। सो आपने ओके। आपने सिर्फ मांग लिया। मैं इसलिए साथ बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता हो कि इस तरह के केस में, जैसे जिसमें 5 साल हो गए, शी इज क्रॉनिक डायबिटिक, यू विल गेट RFTs, LFTs एंड फंडोस्कोपी डन, राइट। LFTs इसलिए, नॉर्मली डायबिटिक्स में LFTs नहीं है, LFTs इसलिए क्योंकि इफ शी इज ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक और लेटर ऑन अगर सर्जरी है तो डेफिनेटली फिर LFTs भी, ECG, RFT, फंडोस्कोपी इन क्रॉनिक डायबिटिक, इफ यू आर प्लानिंग सर्जरी, इफ शी इज ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक यू विल गेट LFTs डन। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। उसके बाद बिकॉज यू आर थिंकिंग और योर डायग्नोसिस इज गोइंग टुवर्ड्स ओवेरियन मास, देन यू विल गेट ऑल द ट्यूमर मार्कर्स डन। ट्यूमर मार्कर्स का मतलब ये है CA 1 to 5। इफ यू नॉट गेटिंग अदर ट्यूमर मार्कर्स डन तो एग्जामिनर बाद में आपसे जस्टिफिकेशन मांगेगा कि आपने LDH और इसका बीटा HCG और उसका अल्फा प्रोटीन CA क्यों नहीं कराया। फिर आप कह सकते हो कि मैं 60 के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ मोर ठीक है दैट मैडम। शी इज हैविंग epithelial cell carcinoma. That is why I just got CA 1 to 5 done, and if CA 1 to 5 is okay then I will get the other tumor markers done also. However, मेरी एक एडवाइस है या एक टिप कह लो फॉर द एग्जाम के जो भी एज ग्रुप आए उसमें सारे ट्यूमर मार्कर्स मांग लो ताकि इस सवाल पे टाइम ना वेस्ट हो।
जी ठीक है और मैडम। अगर एग्जामिनर कहे कि आपने 70 साल की उम्र में या 67 ईयर में अल्फा फीटोप्रोटीन मांग लिया, डू यू थिंक शी इज गोइंग टू हैव दिस टाइप ऑफ ट्यूमर, और एलडीएच मांग लिया या ये मांग लिया, आपको लगता है कि योग सेल ट्यूमर होगा इस उम्र में या जर्म सेल ट्यूमर होगा, तो उसकी जस्टिफिकेशन अगर वो मांगी तो आप कह सकते हो कि एनी कैंसर कैन अकर इन एनी एज ग्रुप, सो आई विल गेट ऑल द ट्यूमर मार्कर्स डन फॉर माय प्री ऑप वैल्यूएशन। ठीक है। ओके। इस तरह के खूबसूरत स्टेटमेंट्स के याद करके जाओ ताकि एग्जामिनर खुद चुप हो जाए। ठीक है। कि जी ठीक है। examiner will know that you're very confident about whatever you are saying and whatever you are getting all the investigations and so you're confident about that। ठीक है। तो वो आपने मांग लेना। सो ट्यूमर मार्कर्स के बाद when you are talking about ultrasound, abdominal examination तो फौरन बात करने की जरूरत नहीं है, पहले पेल्विक की बात करें। ठीक है। जी तो आप उससे पहले पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक अल्ट्रासाउंड मांगोगे, बट व्हेन यू सेट पेल्विक अल्ट्रासाउंड देन अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन या मजे की डिस्क्रिप्शन वाला अल्ट्रासाउंड मांगो। यूट्रस है, यूट्रस का साइज मांगो, उसका एंडोमेट्रियम की थिकनेस मांगो, रेगुलरिटी एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर, एनी एबनॉर्मेलिटी इन द मायोमेट्रियम या इन द यूट्रस। फिर जब आप आए डिरेक्सा में, बिकॉज यू थिंक योर डिफरेंशियल इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एडनेक्सल मास, तो एक खूबसूरत तरीके से वो मांगो, एक से यूनिलैटरल मास और बायलैटरल मास, इसका साइज क्या है, इसका कैप्सूल की थिकनेस कितनी है, इसका ब्लड फ्लो कैसा है कैप्सूल का, इसका सेप्टी कैसे है, इसके अंदर डेब्री है कि नहीं है, वो सारा कुछ मांगो। आपने तो पता नहीं क्या मांगा। ठीक है। इसलिए मांगो क्योंकि एग्जामिनर को पता चले कि अल्ट्रासाउंड पे आप बी रूल और एम रूल देख रहे हो। जी ठीक है मैडम। ठीक है। एंड नेवर गिव पॉजेज इन बिटवीन, आपको ये रट्टे मार के जाने ताकि आपके पॉजेज ना आए, अल्ट्रासाउंड मांगने में पॉजेज ना आए। क्योंकि जब हमारे पास रिपोर्ट आती है अल्ट्रासाउंड की और हम देख रहे होते हैं तो वी आर लुकिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, ताकि हम देखें, हम ये फैसला करें कि ट्यूमर मार्कर की रिपोर्ट तो कल आएगी, अभी इस वक्त जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर क्या इस पेशेंट को सीटी की जरूरत होगी या नहीं होगी। और अगर आपने कहना है, आपने लंबी लंबी लाइनें नहीं बोलनी, आपने सीधी सीधा कहना है कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड माय ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट, दैट इज इट। आपने ये नहीं कहना कि जी अगर तो CA 125 ज्यादा है तो मैं सीटी कराऊंगी, या अगर कुछ डॉपलर पे आ गया तो मैं ये कराऊंगी, सीटी कराऊंगी, और मैं क्या कराऊंगी क्या नहीं कराऊंगी। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पहले मैंने इसलिए नहीं मांगा क्योंकि हमें कोई विस्ट्रोमेगैली नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिला। हमने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, अगर हमने स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखनी है तो वो हम सीटी पे देखेंगे बाद में। ठीक है। ठीक है क्योंकि मैडम। बार बार आप लोगों को भी पता है, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्या आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इतना रश है, अल्ट्रासाउंड वाले आर वेरी वेरी बिजी, दे डोंट हैव टाइम टू सी लिवर इन ईच एंड एवरी पेशेंट, दे डोंट हैव टाइम टू सी किडनी, they don't have time to see spleen and measure each and everything and comment on it for you. So it is expected from a consultant कि वो खुद ठीक वाला अल्ट्रासाउंड लिख के देखे, सर से लेके नीचे तक की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, हम एक रेडियोलॉजिस्ट को इसमें तो बिजी नहीं कर सकते ना। तो हम जी पहले जी। पेल्विक अल्ट्रासाउंड, अगर उस पर कोई सस्पिशियस हमें चीज लगी या हमें ट्यूमर मार्कर्स में कुछ ऐसा मिला तो माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन द सीटी स्कैन, विल डिपेंड ऑन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। मैडम, जी। मैडम इन्होंने जो है वो सीटी स्कैन मांग लिया जैसे अल्ट्रासाउंड के बाद, तो मैडम उसके बाद तो पहले ट्यूमर मार्कर मांगने हैं, फिर आरएमआई की ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, यू आर राइट। फिर यस, सीटी यू आर स्कैन। राइट। तो यही तो कहा कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड एंड ट्यूमर सी मार्कर्स। वन टू फाइव। ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस, तो ये इसी तरह बहुत खूबसूरत तरीके से। चलो शाबाश, अब फटाफट मैनेजमेंट। अच्छा, किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया, डॉक्टर पफ्तावर ने, कि अगर मैथ्स 12 वीक से ज्यादा हो, तो फिर एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का तो नाम ही नहीं मैंने लिया। फर्क ये होता है कि पेल्विक स्कैन मांगेंगे या टीवीएस, मेरा ख्याल है बख्तावर यही क्वेश्चन करना चाहते हैं। टीवीएस कब मांगना है और पेल्विक स्कैन कब मांगना है, इसका कोई और जवाब दे सकता है तो वो दे, वरना फिर मैं देती हूँ। मैडम मैडम अगर 12 वीक से बड़ा मास हो तो। पैल्पेबल है तो आप एब्डोम उसको पेल्विक स्कैन करवा वेरी सकते गुड, हैं। अगर वेरी गुड, याद प्राइमरी रखना, अगर पैल्पेबल नहीं आपको, है तो टीवीएस। वेरी गुड, अगर एब्डोमेन पे आपको मैस फील हुआ है तो वो पेल्विक स्कैन विद फुल ब्लैडर से नजर आ जाएगा। अगर एब्डोमेन पे कोई मैस फील नहीं हुआ, आपको बाय मैनुअल पे फील हुआ है, तो फिर आपका टीवीएस ज्यादा बेहतर बताएगा। ठीक है। ये आपको मैडम आपने पहले भी बताया था तो आपने कहा था कि याद रखना है। ये आपने अपनी, अदरवाइज इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी याद रखना है जी। सो आगे
और मैनेज मैडम कर। अगर अगर हमें जो है पेशेंट बेशक पेल्विक मास के साथ है, लेकिन मैडम बाज दफा एग्जाम के अंदर पेल्विक मास मिलता ही नहीं है पेशेंट में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैडम एक दफा मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था कि मुझे मिला ही नहीं, और मैडम ने कहा कि उसको फाइब्रॉइड है, देखो तो मैंने कहा नॉर्मली ये तो। बाय मैनुअल, करेक्ट, बाय मैनुअल पे मिल जाता है, लेकिन एक्सेप्ट के बहुत obese पेशेंट हो या मैसिव एसाइटिस हो, वो तो ओबीस एग्जामिनर की को भी हो। नजर आ रहा होता है। हाँ वो हम्म। फिर एग्जामिनर को भी नजर आ रहा होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑब्वियसली इस इतने ओबीस या एसाइटिस वाला पेशेंट तो कम ही होता है ना, नॉर्मली एवरेज बीएमआई या इतना होता है कि आप वरना बाय मैनुअल पे पता चल जाता है। ठीक है, गुड। सो जी, मैनेज, जी समरी। My Madam, my management will start with the counseling of the patient and the उससे relatives, telling पहले her. आप बोलने से पहले कहोगे कि माय मैनेजमेंट आई डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेशंस, आई वांट टू कंप्लीट माय इन्वेस्टिगेशंस। मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं दी, मैंने आपको ट्यूमर मार्कर्स नहीं दिए, तो फिर ठीक है ना। ठीक है मैडम। जी तो ठीक है। काउंसलिंग तो हम कर ही नहीं सकते, हम काउंसलिंग किस चीज की करें, हमें तो खुद नहीं पता। तो जी इन्वेस्टिगेशंस में आप CA 1 to 5 मांगोगे। CA 1 to 5 इसका कितना था उस पेशेंट का समरीन जो आपसे नेरियल है? मैडम 100। 100 था CA 1 to 5 उसका? अच्छा, मैंने तो उसका लाखों में बनाना था। चलो ठीक है। और अल्ट्रासाउंड पे क्या था? अल्ट्रासाउंड पे मैडम सॉल 10 into 12 centimeter irregular mass with solid and cystic areas in abutting the uterus। मैडम ये मुझे याद ही करके करी मैंने, रिपोर्ट ऐसे लिखी नहीं हुई, बट ठीक है, मैं बता देती हूँ। 10 into 10 सेंटीमीटर कॉम्प्लेक्स मैस है, और इसका हम्म CO 1 to 5 1000 है। ठीक है। और ब्लड फ्लो भी ज्यादा है, और हम्म फ्लूइड इसमें मिनिमल है कैविटी में। ठीक है मैडम, आई विल कैलकुलेट द एमआरआई स्कोर एंड सिंस द अल्ट्रासाउंड फीचर्स के MRI नहीं, पॉइंट। Ah, RMI। sorry, RMI. Sorry, madam. RMI score. And since ultrasound features का 0.3 है, post menopausal का 3 है, तो और 9,000 is the RMI गलतियां score. RMI और MRI इग्नोर हो जाती हैं अगर आपका बाकी वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आपका जी बाकी वाइवा भी नहीं ठीक गया एंड यू डू दीज मिस्टेक्स, तो इसके ऊपर भी बहुत एग्जामिनर आपको तंग करेंगे। ठीक है। तो अव्वल तो वाइवा अच्छा रखें, वरना अगर फिर ऐसी मिस्टेक्स पे टाइम और नहीं वेस्ट कराना एग्जामिनर से। जी, RMI बताएं। जी RMI score is 9,000. हाँ ठीक है। अच्छा चलो फिर अब काउंसलिंग का वो स्टार्ट करें मैनेजमेंट। I will, as I will counsel the patient and the attendants, telling her the medical, my investigation, examination and investigation findings in non-medical terms that point toward the possibility of malignancy. And I will tell the patient that the surgery with its pre-op surgery with its pre-op preparation and steps of the staging laparotomy and possible complication and post-op recovery. I will discuss the case with the multidisciplinary team, which will include gynecological oncologist, radiologist, pathologist, surgeon, and senior anesthetist. And ठीक है। uh, I will prepare the patient and have her anesthesia fitness taken and informed consent taken. And in the at the time of the surgery, I will have the WHO surgical safety checklist covered. And in the patient will be opened under general anesthesia. Patient will be opened with the midline अभी scar. सर्जरी अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे ठीक पहले है काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी लेकिन या तो काउंसलिंग से पहले पहले ही कर लो बात तो बेहतर है, क्योंकि जी अभी भी मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन सारी नहीं दी। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, एग्जामिनर विल आल्सो कंफ्यूज यू लाइक दिस। हमें जी अगर देखो, सीटी हमें ट्यूमर मार्कर इतना हाई मिला, और अल्ट्रासाउंड पे हाई ब्लड फ्लो मिला, और इतना बड़ा मैस है हम्म, 67 ईयर्स में, तो इसका मतलब है कि अब हमें मेलिग्नेंट लग रहा है। तो स्प्रेड ऑफ जी द डिजीज भी तो देखो ना, स्टेजिंग भी तो सीटी कितनी मामला। इंपॉर्टेंट। जी ठीक है, सीटी कितना इंपॉर्टेंट है एब्डोमेन पेल्विस का।
उसके अलावा ये, अब प्री ऑपरेटिवली आपने सारी स्कीम कर ली है असेसमेंट, अब आप बैठोगे पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स के साथ और उनको बताओगे कि दिस इट सीम्स दैट द mass is malignant, however final report will be given after histopathology report that if it is malignant or not, but from my tumor marker report, my ultrasound and my CT report, it is malignant, right? However, जैसे कि मैंने CTs नहीं दिया, for example CT पे भी spread नहीं दिया, तो seems like that it has not yet spread to the surrounding structures, but ठीक it है needs मैडम। to be treated. इसको आपने डिटेल में बता के, काउंसलिंग इसमें बहुत एम्पथेटिक, और मैंने आपको बताया कि इसमें हमें नॉलेज नहीं देखनी, हमने ये नहीं देखना कि ऑब्वियसली एवरीबडी हु हैज रीच टू दिस लेवल, जो टोक्स के लेवल तक पहुंच गया, उसको पता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, उसे पता है स्टेजिंग लेप्रोटमी के लिए जाएगा पेशेंट, उसको पता है कीमो मिलेगी, उसको पता है एडजुवेंट कीमो की बात करनी है, नहीं, लेकिन उसने पेशेंट को किस तरह से एम्पैथेटिकली डिस्क्लोज करना है अबाउट द बैड न्यूज, वो दिस इज व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू नो। और उससे पहले आप खुद कितने प्रिपेयर्ड, उसके लिए आपको खुद स्टेजिंग का कितना आइडिया, प्री ऑपरेटिवली जिस हद तक आप इन्वेस्टिगेशन करा सको वो कराओ, खाली आरएमआई से नहीं, आपको सीटी का भी करना है। अच्छा, उसके बाद आपने उसको काउंसिल कर दिया, फिर आपने बताना है कि बिकॉज ये है तो आई नीड टू इन्वॉल्व मेनी पीपल इन माई टीम, जो कि मिल के मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से डिसीजन होगा कि वेदर आई विल गो फॉर द एडजुवेंट कीमोथेरेपी और आई विल गो फॉर द क्लियरेंस सर्जरी। ठीक है, और उसके अंदर जो जो आपने एक्सक्यूज मी लोग ऐड किए, जिसमें आपके ऑन्कोलॉजिस्ट भी था, उसके अंदर आपका ये जो रेडियोलॉजिस्ट भी था, यू मे नीड इवन जनरल सर्जन अगर उसकी क्लियरेंस सर्जरी में उसका आपको ओमेंटेक्टमी और वो सारी बातों की तरफ भी जाना पड़े तो एक्सक्यूज मी। तो ये सारी चीजें आप, और फिर फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिसाइड फॉर द क्लियरेंस सर्जरी, उससे पहले की प्रेपरेशन फिर एक अलग प्रेपरेशन होगी, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो, आपको भी पता हो, और आपके पेशेंट को भी पता है, और कैंडिडेट उसके अटेंडेंट्स को भी पता है कि दिस सर्जरी इज नॉट एक्चुअली द अल्टीमेट ट्रीटमेंट, इसमें हमें बायोप्सी भी मिलेगी, उसके बाद हम इसकी टारगेटेड कीमोथेरेपी की, मतलब अभी ट्रीटमेंट का ये एक हिस्सा है, इट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट, राइट? और फिर आपने इसकी सर्जरी की प्रेपरेशन, जिसमें एनेस्थीसिया एवेलुएशन इज इम्पोर्टेंट, ब्लड अरेंजमेंट इज इम्पोर्टेंट, और फिर इसकी गट प्रिपरेशन किस तरह होगी, एंड देन यू विल टेक हर फॉर द सर्जरी। ठीक है, तो ये ठीक सारे है मैडम। स्टेप्स। आप सर्जरी बताओ। Madam, I will open in the midline as it's most likely a जब malignant सर्जरी के case. लिए गए तो अपने सारे स्टेप्स उसी तरह फिंगर टिप्स पे रखे, कि पेशेंट सर्जरी के लिए चला गया, उसको एनेस्थीसिया मिला, पेन ड्रेप हुआ, एक्सक्यूज मी, पेशेंट सर्जरी के लिए चला गया, वो पेन ड्रेप हुआ है, उसका ईयूए किया, ऑब्वियसली यू रीअसेस द पेशेंट ना, और फिर जी आगे मैडम। शुरू करो जी। Madam, after aseptic techniques and under general anesthesia, I will done the examination under anesthesia to confirm my examination and investigation findings, and then I will proceed with after paint and drape the patient. I will I will open this abdomen in the midline. In CN, I will reach the peritoneal cavity and take the ascitic fluid, at least 10 ml of ascitic fluid. Then I will inspect the mass, the contralateral adnexa, uterus. I will look at the peritoneal surfaces. I will look at diaphragm for the mets, and I will feel the surface. I will feel the liver surface and under surface of diaphragm for the mets. And then I will start the TAH BSO, total abdominal hysterectomy, and bilateral salpingo-oophorectomy. I will take the an infracolic omentectomy, and peritoneal biopsies. Um, and I will feel for the lymph nodes. I will feel for the pelvic and para-aortic lymph nodes, and I will note my findings. And after securing hemostasis, I will close the abdomen in reverse order. इट वाज नॉट बैड, ये वाहिद सेगमेंट था आपका पूरा इसमें, सॉरी, ये आपका वाहिद सेगमेंट था पूरे केस में जो कि बेहतर था बाकी सबसे, बट फायदा कोई नहीं कि यहाँ पे इस लेवल तक पहुंचोगे तो फिर बेहतर होगा ना।
तो पहले ज्यादा बेहतर चीजों को करने की जरूरत है। सो ये जो आपने स्टेजिंग लेप्रोटमी बताई, इट वाज बेटर देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। बट यस, मिड लाइन आपने खोला, इसका कुछ और तरीका भी है, बोले इसको अगर आप और बेहतर करो। और बेहतर ऐसे करो कि व्हेन यू रीच द पेरिटोनियल कैविटी, यू टुक द पेरिटोनियल फ्लूइड और द वॉशिंग्स एंड यू डू इंस्पेक्शन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विस। इंस्पेक्शन में अगर आपने स्टार्ट किया है अपने मैथ से, तो यस यूनिलैटरल है या बायलैटरल है, वो भी आपने बोला। बट मैथ्स की वही सारी फीचर्स बोलो बोलो जो हम स्टेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, कि कैप्सूल कैसा है, कैप्सूल रप्चर्ड तो नहीं है, ब्लड सप्लाई आपको क्या जी नजर आ रही है, कॉम्प्लेक्स लुकिंग है क्या है, सिंपल तो नहीं लग रही, सिस्ट कितना बड़ा टॉर्जन तो नहीं हुई। उसके बाद आप दूसरे डिनेक्सा पे कमेंट करो, यूट्रस पे करो, देन यू लुक एट द ब्लैडर, you look at the gut, you look at the mentum, and then you check the diaphragm, then you also check the para-aortic lymph nodes and the pelvic lymph nodes. इस सारे में आपकी टीम में gynecological oncologist is also wash up with you. So you do the जी मैम clearance surgery, which is obviously which is the hysterectomy and bilateral salpingoophorectomy, along with the lymphadenectomy, and you will also see if the mets are going into the bladder and or the mentum or liver. Then you will say that I would like to take the biopsies. और इन सब चीजों से पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्री ऑपरेटिवली जब आपने एनेस्थीसिया प्रिपरेशन, ब्लड प्रिपरेशन, वो सारा कुछ किया, तो उसमें आपने प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग दोबारा से पेशेंट की कि हम इस हद तक जा सकते हैं, कि मैंने सीटी स्कैन कराया था टू सी के किस किस हद तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। सीटी पे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि नहीं है स्प्रेड डिजीज का, तो आप कहोगे कि सीटी पे लग रहा है प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट इंट्रा ऑपरेटिवली हमें ज्यादा कंफर्म होगा। तो इंट्रा ऑपरेटिवली कंफर्म होने के लिए आपने फिर इसलिए हो सकता है अगर मेट्स हमारे ब्लड तक गए हो या हमारे मेंटप तक गए हो या जहां तक गए हो, तो मैं वो लूंगी। और मेन एम मेरा ये है कि मैंने डी बल्किंग करनी है अलोंग विद द क्लियरेंस सर्जरी, यानी कि मैंने यूट्रस और बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी, साथ इंट्राकोलिकोमेंटेक्टमी और सेल्पिंगोफ्रेक्टमी मेंटेक्टमी, और उसके अलावा लिम्फेडिनेक्टमी। एंड यू विल इवन गो फॉर द पैरायोटिक लिम्फ नोड, द गैनकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वॉश अप विद यू पैरायोटिक लिम्फ नोड्स भी कई लोग डिसेक्ट कर लेते हैं, और यूल चेक फॉर द डायफ्राम एंड ऑल दैट। तो ये सारी बातें आपने इसी तरीके से बोलनी है, ताकि पता चले कि आपको स्टेजिंग ऑफ द डिजीज पता है, आपको ये पता है कि क्लियरेंस सर्जरी का एग्जैक्ट क्या मतलब है। लेकिन जब आपने प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को बताया कि हम किस किस हद तक जा सकते हैं, तो आपने प्री ऑपरेटिवली ये भी बता दिया कि इफ आई गोट, अगर मैं गट तक गई या मैं उसके ब्लैडर तक गई, तो उसकी कोलोस्टमी और वो सारी, ये बहुत आगे की बात है, ये उस फायदे की बात है जो बहुत एक्सीलेंट जा रहा है, जिसमें जी मैडम आपकी इतनी डिटेल्ड सर्जरी, और सच्ची बात है अगर एक्सीलेंट जाएगा ही तो स्टेशन में पास हो गए। दीज आर द स्टेशंस, क्योंकि ये सारे वो केसेस हैं जो आप लोग देखते आए हो ट्रेनिंग में। ये कोई वॉन विली ब्रांड डिजीज वाला नहीं है, ना ही ये कोई हीमोफीलिया वाला पेशेंट है, ना ही ये कोई ऐसा अनयूजुअल पेशेंट है कि आप हैरान रह जाओ, लिम्फोमा नहीं है जो ओवरी में मौजूद हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आप ये वो पेशेंट हैं जो कि आप लोग ट्रेनिंग में देखते आए हो, और आगे जाकर यू विल बी डीलिंग विद देम वेरी फ्रीक्वेंटली। सो एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि यू शुड बी वेरी वेरी गुड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज पेशेंट्स ऑल्सो। कोई चीज रह ना जाए। आपने बेशक बैड न्यूज के वक्त या उसको थोड़ा सा शक तो दे दिया मेलिग्नेंसी का, लेकिन जब आप सर्जरी के लिए गए हो, तो अब आपका क्या कंसर्न है? अब आप अटेंडेंट्स को लेके बैठे हो प्री ऑपरेटिवली कि इस हद तक की सर्जरी एक्सपेक्टेड है, राइट? जी सीटी मैम मैंने कराया टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, ताकि मैं इसकी डिसाइड कर सकूं कि सर्जरी है होनी है या कीमो होनी है पहले, या फिर अगर सर्जरी होनी है तो मुझे ये पता चले कि स्प्रेड कहाँ कहाँ तक है। सीटी के ऊपर बेशक नहीं आया ब्लैडर गट और ये वो, लेकिन इंट्रा ऑपरेटिवली तो मुझे क्लियरेंस सर्जरी करनी है। सो मेरे साथ गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होगा, and along with the gynecological oncologist, I will be going to the lymph nodes, I will going to the liver, I will be going to the paralytic lymph nodes, I will be going to the gut and to the bladder, right? So because midline आपने खोला जी इसलिए था। मैम ये सारी अप्रोच बोलोगे इंट्राऑपरेटिवली तो पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने सीए के पेशेंट्स की सर्जरीज असिस्ट कराई हुई है, और आपने एक गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलकर आप इन पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हो। ठीक है? जी मैम और फिर आगे आप इसको पोस्ट ऑपरेटिवली लेके जाओ। मैडम इसमें सर्जरी के भी एंड पे ये है कि आई विल डॉक्यूमेंट द ऑल द नोट्स और ऑल माय फाइंडिंग्स और एस्टिमेटेड ब्लड लॉस यूरिन आउटपुट पोस्ट ऑफ वाइटल्स पोस्ट हाँ, ऑपरेटिवली आई विल शिफ्ट माय पेशेंट टू द HTU and post of vitals monitoring and
post-vital monitoring, any vaginal bleeding, urine output. I will keep the patient keep adequate analgesia, IV antibiotics, and गुड। thromboprophylaxis. सॉरी, 1 मिनट, इकरा का क्वेश्चन जी। इकरा जल्दी से क्वेश्चन कर ले, इनके 2 मिनट ही रह गए हमारी क्लास में जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, ओवेरियन कैंसर में हमने पैरा आयोटिक और पेल्विक लिम्फ नोड्स रिमूव करने हैं या जस्ट असेसमेंट करते करनी है हैं, वर्सेस एंडोमेट्रियल आपने कर कैंसर? देने। आपने हर हद तक जाना है एग्जाम में। गायनकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपके साथ वॉशअप होएगा, और क्लियरेंस सर्जरी डीपल्किंग आपने पूरी करनी है पेशेंट की। किसी ने कहा साइटीज में कैसे होगी सर्जरी, देखो स्टेज ऑफ द डिजीज पे डिपेंड करता है ना कि आप सर्जरी कर रहे हो या उसको न्यू एडजुवेंट दे रहे हो। अगर उसका सीटी के ऊपर स्प्रेड ऑफ द डिजीज ज्यादा है या उसके साइटीज है, तो ऑफ कोर्स आपका ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इसीलिए बनाई थी ना, ताकि वो हमें बताए कि हमने सर्जरी करनी है या न्यू एडजुवेंट देनी है। तो अगर स्टेज ऑफ द डिजीज ज्यादा है, तो फिर तो वो यही कहेगा ना कि आपने न्यू एडजुवेंट देनी है। पहले हम उसको 3 मंथ्स की कीमोथेरेपी देंगे, उस स्टेज ऑफ द डिजीज कम होगी, यानी कि वो साइटीज खत्म, वो सारा कुछ। और फिर हम उसको सर्जरी करेंगे, और फिर फर्दर 3 मंथ्स की कीमोथेरेपी होगी। और अब तो ये भी आ चुका है कि अगर ग्रॉस एसाइटिस है और आप 1 लीटर का एसाइटिक टैप कर लेते हो, 1 लीटर ऑफ द फ्लूइड ले लेते हो, तो उसके अंदर आपको मिलिग्नेंट सेल्स पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिलिग्नेंसी भी पता चल जाती है, जिसके मुताबिक आप टारगेटेड कीमोथेरेपी दे देते हो। ठीक है, सो गुड। ये सारा कुछ आपने अच्छा कर लिया। आई लाइक योर क्वेश्चन। ये जब एग्जाम करीब आता है तो सवाल बड़े अच्छे करते हो सारे। और कुछ जी समरीन, यू वर गुड आफ्टर सर्जरी, सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी यू वर गुड। उससे पहले नहीं मजा आया, सो प्लीज इस चीज को और इम्प्रूव करो। थ्योरी अच्छी है, लेकिन Okay. प्रैक्टिकली कैसे लेके जाना है, पेशेंट को कैसे काउंसल करना है, यू नीड मोर प्रैक्टिस। खुद ही से कर लो, अपना फोन पे रिकॉर्ड, आवाज कंट्रोल रिकॉर्ड करके फोन के ऊपर सुन के, या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के। सो बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर। थ्योरी अच्छी है, इसलिए पास होने के चांसेस है जी। निदा, मैडम Thank you. अगर हमें वो फाइंडिंग्स देते हैं कि अगर पेशेंट की मेंटल केकिंग है या फैट प्लेन्स इंटैक्ट नहीं है, तो फिर हम उन्हें यही कहेंगे कि पहले हम इस पेशेंट को कीमो दे के इसकी डाउन हाँ रेगुलेशन हाँ, करेंगे और वो उसके आप बाद। अपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इसीलिए तो बनाई थी। ठीक है। ठीक मैडम है। फिर उसमें हम बायोप्सी लेने का तो बोलेंगे ना कि मेंटल केकिंग के केस में हम बायोप्सी। बायोप्सी जो है वो आपकी अल्ट्रासाउंड गाइडेड होगी, उससे प्लूर वो उससे साइटिक टैप से। ठीक है। और वो आपका रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। और जब वो पेशेंट को एड्यूएंट कीमो दे के वो रेडी हो जाएगी, तो वो फिर वापस आपके पास सर्जरी के लिए विद गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। अकेले सर्जरी नहीं हम करेंगे। अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी तरह के पेशेंट को खोलते हैं, वो ओमेंटल केकिंग अगर हो, एग्जामिनर हमें ये फाइंडिंग दे दे कि अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग ये थी और अब ये ओमेंटल केकिंग हुई हुई है, तो उस टाइम के ऊपर हम बायोप्सी का नहीं बोलेंगे कि हम अब जब हमने खोला ही है तो हम इसमें से बायोप्सी लेके फिर लेंगे ना बंद बायोप्सी, करेंगे? क्यों नहीं लेंगे, डेफिनेटली लेंगे बायोप्सी। उसमें देखो, एसाइटिस के दो अलावा तीन मैथ की भी बातें, लेंगे? दो बातें। हाँ, मैथ्स की भी लेंगे, दो बातें। एक तो ये एक टिप है एग्जाम के लिए, व्हेन यू आर टॉकिंग, जब आप सर्जरी बता रहे हो या जब आप मैनेज कर रहे हो पेशेंट को, डोंट वेट फॉर द फाइंडिंग्स के एग्जामिनर दो। अपनी फाइंडिंग्स खुद ही बना के आसान से आसान करके, कैप्सूल इंटैक्ट, यूनिलैटरल, नो फ्लूइड करके अपनी क्लियरेंस सर्जरी करो, ताकि पेशेंट ठीक होकर घर जाए। ओके। अगर इसी तरह बाद में बायोप्सी की रिपोर्ट आसान करो, ताकि कीमो की जरूरत है नहीं है, जल्दी काम खत्म हो। एक्सेप्ट के एग्जामिनर रुक के कहे कि नहीं इसकी तो ये स्टेज है, अब क्या करेंगे, या इसकी ये बायोप्सी की रिपोर्ट है तो अब क्या करेंगे। दूसरी चीज, व्हेन यू आर डूइंग सर्जरी इन अ पेशेंट ऑफ सी ओवरी, ऑलवेज कीप अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम विद यू। ट्राई टू कॉज मिनिमल स्पिलेज। ये छोटी छोटी चीजें बीच में केयरफुल होके बोलते रहना है। ठीक है। ओके मैडम। चलो गुड। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके एग्जाम से पहले जरूर कर लूंगी। कीप ऑन राइटिंग योर क्वेरीज। अगली हम कोशिश मैम करेंगे कि इसमें हम क्वेरीज ट्यूब्स भी पेपर कर रिमूव लें, बिकॉज ट्यूब्स तो एग्जाम बहुत रिमूव नहीं करीब है जी। करेंगे? सॉरी सना जी। हम ट्यूब्स तो रिमूव नहीं करेंगे इसमें? ट्यूब्स जी। नहीं, बायलैटरल सेल्पिंगोफ्रेक्टमी तो करेंगे ना। जी। ठीक है।